सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ वाक्य विचार पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य पाठ 15 वाक्य। अब देखिए यहाँ पर माँ और बेटे के बीच में बात हो रही है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ कहती है कि अरे यह क्या है। अप्पू कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तो माँ कहती है मुझसे नहीं कहेगा। अप्पू कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ कहती है अरे इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। अप्पू कहता है खरीदे हैं। माँ कहती है पैसे। तो अप्पू कहता है दोपहर को दिए थे ना। तो बच्चों आपने यहाँ पे जाना कि हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं, सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं। तो ध्यान रहे कि वाक्यों में शब्दों का उचित क्रम होना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी बात को कहते हैं तो एक व्याकरण एक क्रम को निर्धारित करता है, एक नियम बनाता है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तब आपका वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात है कि शब्दों का जब सार्थक समूह होता है, जब उन शब्दों का कोई अर्थ हो तो उनको वाक्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए बताते हैं। वाक्य के अंग। तो वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य में दो मुख्य अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ध्यान रख लें, अभी ये केवल नाम है, मैं बताऊंगा आपको कि उद्देश्य और विधेय किसे कहा गया है। तो सबसे पहला आता है उद्देश्य। दो औरतें बात कर रही थी और मान्या ने गीत सुना। ये दो वाक्य हैं। इन वाक्यों में औरतों तथा मान्या के बारे में कुछ बताया जा रहा है। मतलब पहले वाले में औरत के बारे में कुछ बताया जा रहा है और दूसरे में मान्या के बारे में। ठीक है। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अब हम किसके बारे में बता रहे हैं, पहले वाले में महिलाओं के, दूसरे में मान्या के। तो किसके विषय में कहा जा रहा है, जिसके विषय में कहा जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। अर्थात मान्या और महिला जो है इसमें उद्देश्य बन गए। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय किसे कहते हैं, अब देखिए, पहले बताया हमने आपको उद्देश्य किसे कहते हैं, अब वाक्य में विधेय किसे कहते हैं, क्योंकि हम वाक्य के दो अंग कर रहे हैं। तो देखिए, छोटा बच्चा रो रहा है और लेखक कहानी लिख रहा है। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा, जो हमने पहले निर्धारित किया कि उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाएगा। अब जो कहा जाए वह विधेय कहलाएगा। अब छोटा बच्चा यो तो हमारा हो गया उद्देश्य, और रो रहा है क्योंकि ये रोना, रोने के विषय में जो क्रिया है और जो बात बताई जा रही है यह विधेय कहलाएगी। और उसी प्रकार लेखक जो है वो हमारा कर्ता हो गया, लेखक हमारा उद्देश्य हो गया, और कहानी जो है, कहानी लिख रहा है वह सब, यह सब पूरी लाइन किसके उद्देश्य के बारे में कही जा रही है, तो यह सब हमारा विधेय के अंतर्गत आएगा। तो आसानी से एक वाक्य के दो भाग हो जाएंगे, उद्देश्य और विधेय। तो इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में रो रहा है तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है, यह विधेय है। इस प्रकार वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उसे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। मतलब अब देखिए, उद्देश्य का विस्तार मतलब अभी तक तो हम केवल जो करता है, मतलब महिला और मान्या, इनको ही क्या कर रहे थे, ये उद्देश्य के अंतर्गत आ रहे थे। परंतु उद्देश्य का विस्तार भी होता है, उसका उसका क्षेत्र भी फैलता है। वह कैसे फैलता है, देखिए। विधेय का विस्तार किस प्रकार हो रहा है, एक मिनट, पहले यहां पे देखा उद्देश्य का विस्तार। चलिए, उद्देश्य का विस्तार किस प्रकार हो रहा है, जैसे है लड़की हंस रही है। हमने कहा एक सुंदर लड़की हंस रही है, तो वो एक भी उद्देश्य के विस्तार, मतलब वो एक भी किसके बारे में बता रहा है, कर्ता के विषय में ही बता रहा है। तो जो भी कर्ता के विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जिस प्रकार बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो ये तो बंदर तो हो गया उद्देश्य। अब नटखट शब्द एक और आ गया, तो यह उद्देश्य का विस्तार होगा। ये विधेय के साथ नहीं जाएगा। यह किसके बारे में बता रहा है, बंदर के बारे में बता रहा है नटखट शब्द, तो यह उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार विधेय है, जैसे सुमित भाग रहा है, ये भाग रहा है हमारा विधेय हो गया। परंतु हमने कहा अगला वाक्य कि सुमित सड़क पे भाग रहा है, तो ये सड़क पर भी किसके अंतर्गत आ गया, विधेय के विस्तार के अंतर्गत आ गया। मतलब ये भी विधेय कहलाएगा, क्योंकि ये सुमित के बारे में नहीं है, ये सड़क के बारे में और उस क्रिया के बारे में जो बताई जा रही है। मोर नाच रहा है, नाच रहा है उसका विधेय हो गया, और मोर पंख फैला के नाच रहा है, ये विधेय का विस्तार हो गया। मतलब विधेय के क्षेत्र को हमने बढ़ा दिया। तो क्रिया शब्द, जो शब्द क्रिया या कर्म के विशेषण, कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय के विस्तार कहलाते हैं। मतलब जो शब्द क्रिया और कर्म की विशेषता प्रयुक्त करते हैं वह विधेय के विस्तार के अंतर्गत आते हैं। आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद निम्नलिखित दो आधार पर किए जाते हैं। पहला है वाक्य
रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब इसे समझते हैं रचना के आधार पर कैसे। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, मतलब जो उसकी बनावट होती है ना उसके आधार पर उसके भेद कर रखे हैं, तीन अलग अलग प्रकार के। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। देखते हैं पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेंगे हम। निखिल खिलौने बनाता है, निखिल हो गया उद्देश्य, विधेय हो गया इसका खिलौने बनाता है। नैना कहानी लिख रही है, तो नैना मतलब कर्ता भी हो गया, एक उद्देश्य है जो हमारा, और विधेय कहानी लिख रहा है विधेय भी एक हो गया, यह हमारा सरल वाक्य कहलाएगा, मतलब ये वाक्य हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा, यह भी बताऊंगा वाक्य समुच्चय बोधक क्या होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब देखिए जो जो ये नीले रंग पे कर रखे हैं ना वर्ड शब्दों को, इन्हें देखिए, आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे पर शब्द लगा हुआ है और इसने क्या किया, दो वाक्यों को अलग कर दिया, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है पर और शब्द लगा के। ठीक है, शालू गाना गा रही है और प्रिया नाच रही है, इसमें दो विधेय और दो क्या है उद्देश्य हैं, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ गए। उपयुक्त वाक्यों में दो सरल वाक्य पर तथा और लगाकर समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं, मतलब ये पर और यह है समुच्चय बोधक शब्द। पर तथा और समुच्चय बोधक शब्द हटाने पर यह स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे, मतलब यह अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, परंतु इनके बीच में और लगा दिया तो यह एक ही वाक्य है। आप पूर्ण विराम के अंतर्गत भी इसको देख सकते हो। उसके बाद तीसरा आया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, एक कार्य नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, नहीं तो वह किसी ना किसी प्रकार जुड़े हुए होंगे उनकी बात आपस में। ठीक है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक वाक्य मतलब बड़ा हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, उस पर डिपेंड हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहां पर प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया के होने तथा वाक्य पूर्ण होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना। अब प्रधान उपवाक्य हो गया हमारा, जो मेन है वह गुरु ने आज्ञा दी, तो ये की लगने के बाद उसमें क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य बन गया, सत्य वचन बोलना चाहिए। अगर गुरु नहीं बोलता तो सत्य वचन का ज्ञान कौन देता। ठीक है, मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत बीमार है, तो यहाँ पर प्रधान वाक्य क्योंकि हम मिहिर की बात कर रहे हैं और वह विद्यालय किस लिए नहीं जा सका उसका कारण इधर छुपा हुआ है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य में क्योंकि वह बहुत बीमार है। तो उपर्युक्त तो पहले और दूसरे वाक्य में गुरु ने आज्ञा दी और मिहिर विद्यालय नहीं जा सका, प्रधान उपवाक्य है। और जो क्रमशः सत्य बोलना है तथा वह बहुत बीमार है, यह आश्रित उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। ये तीन है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा रचना के आधार वाक्य के भेद। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। अभी तो हमने रचना के आधार पे पढ़े, अब अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर किस प्रकार होते हैं, देखिए वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है, वाक्य जो पूछ रहा है वाक्य में है क्या, उसके आधार पर उसके अर्थ किएंगे। अभी तो हमने रचना के आधार पर किए, उसकी बनावट कैसी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आता है विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी बात या काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक कहते हैं। वह मेरी सहेली है, बात का होना, और आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, किसी काम का होना। ठीक है, यह तो विधानवाचक हो गया, इसमें विधान कर रखा है, किसी काम ये किया किसी बात के बारे में कहा जा रहा है, तो वह विधानवाचक हो गया। तो उसके बाद आता है निषेधवाचक। सिंपल सी बात है कि जिस वाक्य में किसी बात या काम के ना होने का बोध होता है वह निषेधवाचक वाले वाक्य कहलाता है। और निषेध शब्द का अर्थ ही यही होता है ना। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया, उसने काम नहीं किया, वह सड़क पे मत भागो। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, जो क्या है, जिसमें कोई प्रश्न पूछे जाए, क्या तुम पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हैं, इस प्रकार के जितने प्रश्न होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आया आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या है कि जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध हो, आप किसी को आज्ञा ले रहे हो, किसी से आज्ञा दे रहे हो या फिर उपदेश दे रहे हो किसी को, तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाजार चले जाओ। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिस वाक्य में वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि वाचक कहलाते हैं। जैसे अरे यह क्या काम कर डाला, और दूसरा है वाह क्या दृश्य है। तो दोनों ही वाक्यों में आप देख सकते हैं कि आश्चर्य, ठीक है, एक में आश्चर्य है और एक में हर्ष है।
ठीक है, तो यह विस्मयादिवाचक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आया संदेहवाचक। संदेह का मतलब ही पता है आपको, डाउट। तो जिस काम के होने में संदेह हो, किसी काम के, किसी बात या काम के होने में संदेह हो, उसे संदेहवाचक वह वाक्य कहलाता है। जैसे वह लखनऊ चला गया होगा, संदेह है। शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, इसमें भी संदेह है। तो यह संदेहवाचक के अंतर्गत आ गया। अब आगे देखते हैं, आया सातवां इच्छावाचक। इच्छावाचक किसे कहते हैं? जिसमें आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, यह आशीर्वाद के अंतर्गत आ गया। और भारत प्रगति करता रहे, यह हमारी कामना हो गई। तो तीनों ध्यान रखने, आशीर्वाद, इच्छा और कामना। उसके बाद आया संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक कार्य का होना तय होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, मन लगाकर पढ़ेंगे तभी अच्छे अंक प्राप्त होंगे, यदि बादल घिरेंगे तो बारिश होगी। एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है, ठीक है, निर्भर होता है। उसके बाद वाच्य परिवर्तन क्या होता है? वाच्य परिवर्तन रचना की दृष्टि से, ये वाच्य परिवर्तन आपके पास नहीं आएगा, चलो इसे भी एक बार पढ़ा देते हैं। वाक्य परिवर्तन रचना की दृष्टि से, तो रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तित ना हो जाए। आइए कुछ उदाहरण देख के समझते हैं। सरल क्या है? मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है। एक 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 इसमें उद्देश्य हो गया, एक हमारे पास क्या है? विधेय हो गया। उसके बाद संयुक्त वाक्य है, मेरी बहन के पास एक कार है और वह बहुत सुंदर है। ये संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य हो गया इसका, मेरी बहन के पास जो कार है वह बहुत सुंदर है। ठीक, एक ही वाक्य के तीन अलग अलग सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बन गए। उसके बाद आया, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। ममता बाजार जा रही है और मिठाई खरीदेगी। और मिश्र वाक्य कहता है, ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि वह मिठाई खरीद सके। और अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। जैसे विनय पत्र पढ़ेगा, विनय पत्र नहीं लिखेगा, निषेधवाचक हो गया। विनय क्या विनय पत्र लिखेगा, प्रश्नवाचक हो गया। विनय लेख लिखो, आज्ञावाचक हो गया। विनय ने पत्र लिखा, विस्मयादिवाचक हो गया, ठीक है। और विनय पत्र लिखेगा ये तो सीखेगा, यह संकेतवाचक हो गया। मतलब आप रचना और अर्थ के आधार पर दोनों प्रारूपों में इनके अर्थ, इनके वाक्य में परिवर्तन रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आपका यहाँ पे पाठ वाक्य विचार समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय।